d/3 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो जाएगा a एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई 2d/3 प्लस d डिवाइडेड बाई 6। इसको आप सॉल्व कर लें तो ये हमारे पास आ जाएगा 6a एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई 5। ठीक है बेटे, ओके। तो इसमें देखो एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमसे कहा जाए कि इसी प्रॉब्लम में हम दो पॉइंट्स लेते हैं, एक जो कि वैक्यूम में है ना, एम्प्टी स्पेस में है, पॉइंट ए, और दूसरा जो है वो डाइलेक्ट्रिक के अंदर है, दैट इज लेट्स से पॉइंट बी। तो हमसे कहा जाए कि अगर मैं इस कैपेसिटर की प्लेट्स को कुछ चार्ज देता हूं तो ए और बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का रेशियो क्या होगा, है ना। मैं क्वेश्चन यहीं पे लिख देता हूँ, विल सॉल्व इट ऑन नेक्स्ट पेज। फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at point A and B when the capacitor is charged। देखो बेटा, ए पॉइंट पर जब मैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूंगा तो दिस विल कम आउट टू बी, assuming that the charge that we have supplied to the capacitor plates is q, तो ए पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी q डिवाइडेड बाय ए एप्सिलॉन नॉट, ये वैक्यूम वाला पॉइंट है, और बी पॉइंट जो कि डाइलेक्ट्रिक के अंदर है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम लिखेंगे q डिवाइडेड बाय के ए एप्सिलॉन नॉट। तो कितनी हो जाएगी, k की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो 2a एप्सिलॉन नॉट, तो जो रेशो आ जाएगा दोनों जगह पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का, ई ए डिवाइडेड बाई ई बी, दिस विल कम आउट टू बी क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई क्यू बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, दैट इज 2:1। ये बात क्लियर है बेटे?
ये देखो बेटे, ये किस तरह का सिस्टम है। कैपेसिटर की प्लेट्स हैं, उनके अक्रॉस हमने पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन किया हुआ है कितना, V। और प्लेट्स के बीच में दो डाइलेक्ट्रिक स्लैब हमने इंसर्ट की हुई है। टोटल गैप बिटवीन द प्लेट्स इज D, और D/2 थिकनेस की दो स्लैब्स हमने इंसर्ट की हुई है। एक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 2, एक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 1.5। तो हमें ये पता करना है कि इन दोनों स्लैब्स के अंदर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी कितनी होगी, है ना। जैसे हम ए और बी पॉइंट्स अगर ले लें, तो हमें पता करना है फाइंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए एंड बी। हाँ बेटे, कैसे कैसे प्रोसीड करेंगे, इसको क्या आइडिया है। देखो, ये जो पूरा पोटेंशियल डिफरेंस है अपर प्लेट से लेकर लोअर प्लेट तक का, वो V के बराबर है। मान लेते हैं पहली स्लैब के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप V1 आ रहा है, दूसरे के अक्रॉस ड्रॉप V2 आ रहा है। तो V1 प्लस V2, दिस इज इक्वल टू V।
V1 को हम क्या लिखेंगे, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस दैट इज d by 2, डेल्टा V इक्वल टू माइनस ई डेल्टा डी, ऐसा लिख सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सेपरेशन। उसी तरह से V2 को लिख देंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट B multiplied by d by 2. This is again equal to V. तो इससे हमारे पास EA प्लस EB की क्या वैल्यू आ जाएगी बेटे, EA प्लस EB की वैल्यू आ जाएगी 2V डिवाइडेड बाय D। अच्छा, ये एक इक्वेशन हमारे पास आ गई। ए और बी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसका रेशो भी हमें पता है, तो ई ए डिवाइडेड बाई ई बी अगर मैं लिखूं तो क्या वो इनवर्स रेशो ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में आएगा। सो इट विल बी 1.5 divided by 2, that is 3 by 4। ये कैसे आया, ए को हमने इसको लिख सकते हो Q बाई K1A एप्सिलॉन नॉट, मान लेते हैं चार्ज Q है, और इसको लिख सकते हैं Q बाई K2A एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि K के इनवर्स रेशो में आ रहा है, तो EA बाई EB को मैं लिख पा रहा हूँ 1.5 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 3 बाई 4। अब ये दो इक्वेशंस हैं हमारे पास, EA को EB के टर्म्स में सब्स्टिट्यूट कर दो तो EA की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 बाई 4 EB प्लस EB इज इक्वल टू 2V बाई D, मतलब 7 EB बाई 4 इक्वल टू 2V बाई D। तो EB की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 8V डिवाइडेड बाई 7D। और इसी तरह से EA अगर हमें पता लगाना है तो इसका 3/4 है, यानी 3 बाई 4 ऑफ 8V बाई 7D। ये हो जाएगा 6V डिवाइडेड बाई 7। क्या ये क्लियर है बच्चों सबको? ओके, क्या चेंज द पेज, नोट कर लिया? एक मिनट सर। ओके, हाँ सर। ओके बेटा, अब देखो इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इस तरह के बनते हैं जब हम डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करते हैं। देखो हमने इस तरह से पार्शियली डाइलेक्ट्रिक्स से इसको फिल किया।
ये है ना। और यहाँ तक का जो एरिया है that is A1 and this part has area A2 और ये जो separations हैं these are D1 and D2 and dielectric constants are K1, K2 and K3. अब हमें कहा जाए कि find the equivalent capacitance of above system. तो ये हम किस तरह से पता कर सकते हैं? K3 को हाफ में ब्रेक करेंगे और फिर सीरीज के साथ लिखेंगे। K3 को हाफ में ब्रेक करें और फिर उसके बाद उसको ऐसा, देखो यहाँ पर K3 को हाफ में ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, आप पूरे को ही एक साथ लेके चल सकते हो। देखो लॉजिक किस तरह से इसमें लॉजिक पकड़ेंगे हम लोग कि सी इफ आई assume potential difference across K1 as equal to V1, इसको इसके अक्रॉस जो ड्रॉप आ रहा है उसको मैं V1 मानूंगा, मतलब यहां से लेकर के इधर तक, और K2 के अक्रॉस जो ड्रॉप आ रहा है उसको हम माने कुछ V2, तो V1 प्लस V2, क्या ये टोटल ड्रॉप V के बराबर हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि मैं ऐसा मान सकता हूं कि देर आर टू कैपेसिटर्स which are connected in series and total drop across them is equal to what, V, है ना। तो ये V पोटेंशियल ड्रॉप वाले जो हमारे टर्मिनल्स हैं उनके अक्रॉस दो कैपेसिटर्स कनेक्टेड है, वो सीरीज में, और ये K3 के अक्रॉस जो टोटल ड्रॉप आएगा ये भी V के बराबर ही आएगा, है ना। तो मैं इन्हीं दो टर्मिनल के अक्रॉस पूरे के पूरे K3 को भी कनेक्टेड मान सकता हूं। तो ये मेरे पास इस तरह के तीन कैपेसिटर वाला सिस्टम तैयार हो जाएगा जहां पर C1 और C2 सीरीज में है और इन दोनों के सीरीज कॉम्बिनेशन के साथ C3 पैरेलल में। अच्छा ध्यान दो, दो कैपेसिटर्स को सीरीज में कब बोलते हैं बेटे हम, जबकि वो इस तरह से कनेक्टेड हो दो टर्मिनल्स के बीच में के उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का जो सम है वो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर आ जाए। एक के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप V1 आ रहा है, दूसरे के अक्रॉस V2 आ रहा है, तो V1 प्लस V2 जो है वो टोटल ड्रॉप V के बराबर हो तो हम कह देते हैं वो सीरीज में। दूसरा क्या होना चाहिए, चार्ज दोनों पर सेम आना चाहिए। अब यहां पर भी देखो क्या होगा कि जब मैं K1 के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप लिखने जाऊंगा तो वो A1 साइड पे कितना चार्ज आ रहा है उसके प्रोपोर्शनल आएगा, और K2 के अक्रॉस जब ड्रॉप लिखने जाऊंगा तब भी वो A1 वाली प्लेट के चार्ज के प्रोपोर्शनल आएगा, है ना। तो दोनों के अक्रॉस जो ड्रॉप है वो सेम चार्ज के प्रोपोर्शनल आ रहा है, ठीक है। और A2 वाली साइड पे चार्ज अलग होगा, है ना, और ये जो टोटल V जो K3 के अक्रॉस ड्रॉप आ रहा है वो इस वाले चार्ज पे डिपेंड करेगा।
तो इस वजह से है क्या है, हम K1 और K2 को तो सीरीज में मान सकते हैं, K3 को उसके साथ मेरे को पैरेलल में पुट करना पड़ेगा। तो मेरे पास मैं इस तरह से लिख सकता हूँ इसको, ये कितना हो जाएगा, C इक्विवेलेंट विल बी C1 और C2 का इक्विवेलेंट हो जाएगा बेटे C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, और क्योंकि C3 उसके साथ पैरेलल में है तो ये C3 को डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। जहां पर C1 C2 C3 की वैल्यूज अलग से मैं लिख देता हूँ। C1 कितना है, K1 A1 एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D1, C2 is K2 A2 epsilon naught divided by D2, and C3 is, सॉरी C2 जब हम लिखेंगे तो A2 नहीं आएगा, यहाँ पर भी A1 ही आएगा। This will be K2 A1 epsilon naught divided by D2, और C3 हम लिखेंगे तो वो हो जाएगा K3 A2 epsilon naught divided by टोटल जो सेपरेशन है दैट इज D1 प्लस D2। एक स्टूडेंट ने बीच में कहा था सर यहाँ पर K3 को ब्रेक करें क्या, तो K3 को ब्रेक करने की कोई जरूरत हमको नहीं है, क्योंकि ब्रेक करके वी आर नॉट गोइंग टू अचीव एनीथिंग, वो टोटल ड्रॉप V के बराबर है ना। इनफैक्ट अगर कोई ऐसा कर देता है तो उसका बल्कि गलत और हो जाएगा। कैसे, K3 को मान लो किसी ने ब्रेक किया, ठीक है, और ब्रेक करने के बाद अगले पेज पे मैं इसको बता रहा हूँ, ये इस तरह का सिस्टम हमारे पास था। आपने मान लो K3 को जैसा कि कह रहे थे ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाद अगर आपने ऐसे कनेक्ट कर दिया, कैसे कि K1 K2 अपने सीरीज में है ना, और K3 को ब्रेक करके इस तरह से लगा दिया, तब तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये भी आपको दिस विल आल्सो गिव यू, यही बोल रहा था मैं, हाँ यही बोल रहा था सर, मतलब वो ब्रेक करके फिर पैरेलल में लगाएंगे। हाँ, ऐसा अगर आप कर रहे हो तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर आपने ऐसा कर दिया तो गलत हो जाएगा। व्हाट विल बी इनकरेक्ट हियर इज, इसको आपने ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद ऐसे कनेक्ट कर दिया, तो दिस विल बी रॉन्ग। क्योंकि बात क्या है बेटे, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दे आर नॉट एट सेम पोटेंशियल, हाँ सर, है ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ये हाँ जो सर, पॉइंट है ये सेम पोटेंशियल पे नहीं है, तो हम इनको आपस में इस वाले वायर से कनेक्ट नहीं कर सकते, ये वायर यहाँ पर कनेक्ट नहीं होगा। हाँ देखो ध्यान दो, इट मे टर्न आउट दैट फॉर सम स्पेसिफिक वैल्यूज ऑफ K1 K2 एंड K3 एंड D1 एंड D2 दे मे कम आउट टू बी एट सेम पोटेंशियल, ऐसा हो सकता है, बट दैट विल बी ए कोइंसिडेंस। उस केस में क्या होगा, दोनों से दोनों से आंसर आपका सही आ जाएगा, है ना। बट दिस इज समथिंग विच विल ऑलवेज गिव यू करेक्ट आंसर इररेस्पेक्टिव ऑफ
values of K1, K2, K3, D1, D2 used in the problem. हाँ सर। ठीक है, क्लियर है सबको बेटा? अब इसी में ही एक और क्वेश्चन होता है, देखो इस तरह से। सर कुछ पूछना था। हाँ हाँ बोलो। सर सर ये जो पिछले वाला क्वेश्चन था उसी में ही अगर हम लोग मतलब हॉरिजॉन्टल करेक्शन करते तो फिर हम लोग मतलब जो आपने जैसा मेथड बताया कि मतलब पूरा पोटेंशियल ड्रॉप के इक्वल मतलब स्प्लिट करने का जरूरत नहीं है, तो वो हम लोग अप्लाई कर सकते थे क्या? देखो मैं एक नया एग्जांपल ले रहा हूँ। डू यू मीन समथिंग लाइक दिस? यस सर। हाँ है ना, ऐसा K1, K2, K3। ठीक है, अब इसमें फिर से हमारे पास दो चॉइस दिमाग में आती हैं कि क्या मैं इसको ऐसा सॉल्व कर लूं क्या, एक कैपेसिटर है एंड देन देर आर टू कैपेसिटर्स इन पैरेलल, राइट? ये पूरा के पूरे को मैंने ये वाला कैपेसिटर मान लिया, ये इस तरह से, है ना? समझ रहे हैं आप लोग? C1, C2, C3। और दूसरा चॉइस उसमें मेरे पास क्या होता कि मैं स्प्लिट करता, K1 वाले को दो हिस्से में मैंने स्प्लिट किया और ये ऐसा और ये वाला ऐसा। हाँ, इसको आप C1 बोल दीजिए, इसको C1 डैश, और ये दोनों C2 और C3। अब हमें देखना है कि इन दोनों में से ये कौन सा वाला सही है। इसको मान लेते हैं वन, ऑप्शन 1 नाम देता हूँ, इसको ऑप्शन 2 नाम। Which of the following is splitting this correct? तो लॉजिक हमें फिर से वही वाला लगाना है, क्या कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, दे मे बी एट डिफरेंट पोटेंशियल्स। इनफैक्ट जनरली वो अलग अलग पोटेंशियल पे ही होंगे, तो इन दोनों पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट नहीं करना चाहिए हमें, राइट? जबकि जब मैंने इस तरह का कनेक्शन किया है ये वाला, तो मैंने ये पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट कर दिया, है ना? ये वाला जो कनेक्शन मैंने यहाँ पर बिठाया है, इस कनेक्शन का मतलब क्या है, मैंने ये मान लिया कि ये पूरी की पूरी प्लेट और ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, ये सबका सब सेम पोटेंशियल पे है, विच इज नॉट करेक्ट, राइट? तो इसलिए ये ऑप्शन आपको सही रिजल्ट नहीं देगा। जबकि इस तरह के सेकंड वाले ऑप्शन में ऐसा कोई अजम्पशन मैंने नहीं माना है। ऑल आई हैव डन इज के इतने हिस्से में जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा प्लस इतने हिस्से में जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा वो इस टोटल ड्रॉप के बराबर होगा, जो कि ट्रू है ही सही। इसलिए
इसको इधर इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं, और सिमिलरली यहाँ जो ड्रॉप आएगा और इधर जो ड्रॉप आएगा ये पूरा भी टोटल ड्रॉप के बराबर होगा। और देखो ये पूरी एक मेटालिक प्लेट है, तो मेटालिक प्लेट का तो हर पॉइंट सेम पोटेंशियल पे होगा ही होगा, तो ऊपर वाली साइड को हम आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से लोअर मोस्ट साइड्स को भी आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये भी मेटालिक प्लेट है। अगेन मेटालिक प्लेट का हर पॉइंट जो होता है वो सेम पोटेंशियल पे होता है हमेशा, तो इस वजह से इसको भी आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। तो बात क्या है, यहाँ पर हमने ध्यान दो, इन दोनों पॉइंट्स को सेम पोटेंशियल पे नहीं माना है, ये अलग अलग पोटेंशियल पे बिल्कुल हो सकते हैं। देयरफॉर ये ही हमें सही रिजल्ट देगा। ये बात समझ में आई बेटे? हाँ सर। है ना? कब स्प्लिटिंग करनी है, कब हमें स्प्लिटिंग नहीं करनी, और क्रिटिकल चीज क्या है, स्प्लिटिंग करना अपने आप में इंपॉर्टेंट नहीं है, स्प्लिट करने के बाद आप आपस में उनको कनेक्ट कर रहे हो या नहीं वो इंपॉर्टेंट है। तो कनेक्ट हम सिर्फ तभी करें जब हम पूरी तरह से श्योर हो जाएं कि जिनको हम कनेक्ट कर रहे हैं वो सेम पोटेंशियल पर ही होने वाले हैं। ओके, with this I think we can move ahead on this part. देखो ये ऐसा है बेटे, और ये दो कैपेसिटर्स हैं, एक का कैपेसिटेंस है K1 दैट इज इक्वल टू 2, दूसरे का कैपेसिटेंस है K2 दैट इज इक्वल टू लेट्स से 3। और ये जो एरिया ऑक्यूपाई करते हैं, थिकनेस तो दोनों की D के बराबर है, मतलब जो प्लेट्स के बीच का गैप है वही इनकी थिकनेस भी है। एरिया ये जो ऑक्यूपाई कर रहे हैं लेट्स से वो A/2 और A/2 एरिया ऑक्यूपाई कर रहे हैं, आधा आधा एरिया ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो अब मुझे पता क्या करना है, डाइलेक्ट्रिक 1 वाले रीजन में कोई पॉइंट मैंने लिया A, यहाँ कोई पॉइंट लिया B, तो मेरे को इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट A एंड B का रेशियो पता करना। ये जो लेफ्ट साइड वाला A/2 एरिया है वहां पर चार्ज डेंसिटी मान लो है σ1, और राइट वाले पोर्शन में चार्ज डेंसिटी है σ2। तो मुझे ये σ1 और σ2 का रेशियो भी पता करना है। और मुझे इस सिस्टम का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस भी पता करना।
देखो बेटा, इसको कैसे हम करेंगे। देखो, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए को अगर मैं डी से मल्टीप्लाई करूं, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया किससे, इस पूरी डिस्टेंस डी से, तो इन दोनों प्लेट के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो पता चल जाएगा मेरे को। तो ई ए इंटू डी को मैं वी के बराबर लिख सकता हूं, एंड दिस वी इज ऑल्सो सेम एज intensity of electric field at B multiplied by D। यहां से मुझे पता चलेगा कि intensity of electric field at A is equal to intensity of electric field at B। ठीक है बेटा। अब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं सिग्मा वन यानी कि चार्ज डेंसिटी और के टर्म्स में लिख सकता हूं। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए क्या हो जाएगी, सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट ये होता है, तो सिग्मा वन डिवाइडेड बाई के वन एप्सिलॉन नॉट, और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी कितना हो जाएगा उसको लिख सकते हैं सिग्मा टू डिवाइडेड बाई के टू एप्सिलॉन नॉट। तो इससे आपके पास सिग्मा वन और सिग्मा टू का रेशियो आ जाएगा बेटे कितना, के वन डिवाइडेड बाई के टू। एंड व्हाट इज के वन, के वन इज टू, के टू इज थ्री। तो सिग्मा वन बाई सिग्मा टू का रेशियो कितना आ जाएगा, टू बाई थ्री। ये बात समझ में आ गई बेटे। ई ए बाई ई बी विल बी 1:1 because they are equal, and sigma 1 by sigma 2 is equal to 2 by 3। और जहां तक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की बात हमें करनी है, तो इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम हम बना सकते हैं वो कैसा बना सकते हैं, that there are two capacitors and they are connected in parallel with each other। एक जगह डाइलेक्ट्रिक है 2 वाला और एक जगह है डाइलेक्ट्रिक कितना 3 वाला। और प्लेट्स के बीच में सेपरेशन तो डी है ही दोनों में। एरिया ए बाई टू ले लेंगे, और क्योंकि पैरेलल में है तो सी इक्विवेलेंट को C1 प्लस C2 लिख सकते हैं। C1 हो जाएगा के ए, K1 की वैल्यू में पुट करता हूँ, K1 ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी प्लस C2 हो जाएगा K2 ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी प्लस 3 ए एप्सिलॉन नॉट बाय 2। This will come out to be 5 a epsilon naught by 2d।
Is the entire question clear, bete? All three parts? हाँ सर। सो इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। मतलब सिर्फ इक्विवेलेंट पता करने की बात नहीं होती है। अगर चार डेंसिटीज अलग अलग हैं तो उनका रेशो कैसे पता करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशो कैसे पता करना है, और ये इस तरह के क्वेश्चंस जे कई बार पूछ चुका है और आगे भी पूछने की संभावना बनी रहती है। इनफैक्ट एक क्वेश्चन रिसेंटली ही पूछा गया था, कुछ इस तरह का था कि ये पूरा सेपरेशन डी दिया हुआ था प्लेट्स के बीच में, और ये डाइलेक्ट्रिक था और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3। इसका जो विड्थ है वो हम d/3 ले लेते हैं, ठीक है। और एरिया ये a/2 ऑक्यूपाई किए हुए हैं। हमें इन पॉइंट्स पर ए, बी और सी डी, ये चार पॉइंट्स मतलब मैंने ले लिए। तो मुझे इन सब पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का रेशो दे बताना। ई ए, ई बी इज टू ई बी इज टू ई सी इज टू ई डी, ये क्या हो? और अगला मुद्दा जो हमें यहाँ पे क्लियर करना है वो क्या है कि यहाँ पर चार डेंसिटी अगर सिग्मा 1 है और A2 दूसरे वाले साइड पर चार डेंसिटी सिग्मा 2 है, तो सिग्मा 1 और सिग्मा 2 का रेशो भी हमको पता लगाना। इसको आप लोग एक बार ट्राई करो।
हाँ बेटे, क्या आंसर आया? सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2 का आंसर 3 आया सर। 3:1 या 1:3? 3:1। ओके, देखो इसमें कैसे करना है हमें। ये पूरा पोटेंशियल ड्रॉप और ये पूरा पोटेंशियल ड्रॉप बराबर आना चाहिए, है ना? तो हम ऐसे लिखेंगे कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए मल्टीप्लाइड बाय d/3 प्लस इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी मल्टीप्लाइड बाय 2d/3 is equal to intensity of electric field at B multiplied by d/3 plus intensity of electric field at D multiplied by 2d/3। तो यहाँ से d/3 से d/3 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या मिलेगा? EA plus 2 times of EC that is equal to EB plus 2 times of ED। ये एक इक्वेशन हमारे पास है। अच्छा, EA को हम कैसे लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ सिग्मा? लेट अस राइट EA। तो EA हो जाएगा सिग्मा 1 डिवाइडेड बाय K1 दैट इज 3 एप्सिलॉन और ट्वाइस ऑफ EC। EC कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा सिग्मा 1 डिवाइडेड बाय, दिस विल सिंपली बी एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि यहाँ पर तो वैक्यूम है। B और D दोनों बराबर ही होंगे, तो EB को मैं लिख लेता हूँ सिग्मा 2 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट और ED भी हो जाएगा सिग्मा 2 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब यहां से हमें ये रेशो आएगा, देखो एप्सिलॉन नॉट कैंसिल्स, सिग्मा 1/3 प्लस 2 सिग्मा 1, तो ये ऐड होके कितना हो जाएगा बेटे? 7 सिग्मा 1 डिवाइडेड बाय 3 और RHS में मेरे पास आ जाएगा 3 सिग्मा 2। तो यहां से सिग्मा 1 और सिग्मा 2 का रेशो आपको मिलेगा and that ratio will be equal to 9:7। ऐसा आएगा बेटे। आपने 3:1 कैसे निकाल दिया था इसको, सिग्मा 1 और सिग्मा 2 को? सर EA इज इक्वल टू EB रहेगा, मतलब मैंने देखा, और नहीं। EC इज इक्वल टू ED रहेगा, मतलब 4 पार्ट में डिवाइड किया। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होगा। EA will not be equal to EB। वोल्टेज ड्रॉप मतलब वोल्टेज के इक्वल रहेगा, मतलब मैंने वैसा किया, क्योंकि EA into D/3 will be equal to EB into D/3 is equal to V1 और नो EC नो नो, into दैट इज नॉट ट्रू। दैट वही वही बता रहा हूँ, वो सही नहीं है। देखो, तुमने ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट को सेम पोटेंशियल पे मान लिया, ठीक है? दीज टू पॉइंट्स आर नॉट एट सेम पोटेंशियल, क्योंकि देखो मैंने क्या, अलग माना है सर, हाँ मैंने अलग माना है सर, मतलब ऊपर B वाले को V1 पोटेंशियल पे माना और D वाले को V2 पोटेंशियल पे माना है। ओके। तो EA into D/3 is equal to EB into D/3 is equal to V1 और नीचे वाले के लिए EC into 2D/3 और ED is equal to is equal to ED into 2D/3 is equal to V2।
तो उससे मेरा दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि ये इक्वेशन सही नहीं है। ये जो जब आप ये इक्वेशन लिख रहे हो ना, ई ए इंटू डी बाई थ्री इज इक्वल टू ई बी इंटू डी बाई थ्री, तो दिस इक्वेशन इज नॉट करेक्ट, दिस इज नॉट करेक्ट। हम ऐसा लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है, हमने यहां पर जो पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा है और इस रीजन में जो पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा है उसको बराबर कर दिया हमने। इनको बराबर नहीं कर सकते हैं, या इस वाले ड्रॉप को और इस वाले ड्रॉप को बराबर नहीं कर सकते। हाँ सर समझा। ठीक है, तो बराबर क्या कर सकते हैं, इस पूरे रीजन में जो टोटल ड्रॉप आ रहा है, ये वाला टोटल ड्रॉप, और यहां पे जो टोटल ड्रॉप आ रहा है उसको बराबर कर सकते हो, क्योंकि दोनों मेटालिक प्लेट्स हैं तो टोटल ड्रॉप दोनों का सेम है। इज इट क्लियर बेटा? हाँ सर समझा। यहाँ पर क्या किया है, टोटल ड्रॉप लेफ्ट हैंड साइड पे टोटल ड्रॉप लिखा और राइट हैंड साइड पे टोटल ड्रॉप लिखा, दोनों को इक्वेट किया। इससे मेरे पास सिग्मा वन और सिग्मा टू का रेशो आ जाएगा। एंड वंस वी हैव दैट, देखो या जब अपन ने ये लिखने गए तो हमें ए बी और ए डी का तो रेश पता ही चली गया कि ए बी और ए डी तो सेम है ना, तो दैट आई नो। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पेज, दैट ए बी इज एनीवेज इक्वल टू ए डी। ठीक है, और ये दोनों के दोनों किसके बराबर हैं, सिग्मा टू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट के। और ई ए की अगर बात करूं तो ई ए बराबर है सिग्मा वन डिवाइडेड बाई थ्री एप्सिलॉन नॉट के। ये आप देख सकते हो, सिग्मा वन के एप्सिलॉन नॉट लिखना है तो के यहाँ पर थ्री के बराबर है, तो सिग्मा वन बाई थ्री एप्सिलॉन नॉट। और ई सी बराबर है किसके, फिर से सिग्मा वन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ई सी ये बराबर है सिग्मा वन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब हम इन सब की वैल्यूज यहाँ पे पुट करें तो ई ए इज टू ई बी इज टू ई सी इज टू ई डी, इसका रेशो हमको देखना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना, सिग्मा वन बाई थ्री एप्सिलॉन नॉट इज टू सिग्मा टू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट इज टू sigma 1 divided by epsilon naught is to sigma 2 divided by epsilon naught। तो epsilon naught cancels, मेरे पास आ जाएगा sigma 1 by 3 is to sigma 2 is to sigma 1 is to sigma। और मैं sigma 1 को sigma 2 के टर्म्स में लिख सकता हूँ। सिग्मा वन और सिग्मा टू का रेशो मैंने देखा था 9/7 है, तो सिग्मा वन को मैं लिख सकता हूँ 9 सिग्मा 2/7। सिग्मा वन को आप लिख दीजिए 9 सिग्मा 2/7, तो 9 सिग्मा 2/7 सिग्मा टू सब तरफ से कैंसिल होता है। 9/21 is to 1
is to 9/7 is to, इस पूरे को 21 से मल्टीप्लाई कर दें अपन, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 9:21 is to 27 is to 25, ये ऐसा आ जाएगा। मतलब ई बी और ई डी बराबर है,